हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 सीबीएसई हिंदी का जो हमारा लेसन है जिसका नाम है लिहाजा की ओर, जिसको लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो इसकी डिटेल में हम लोग समरी देखेंगे कि आखिर इस लेसन के अंदर क्या है। तो चलिए लेसन को कर लेते हैं शुरू। जो हमारा इससे प्रीवियस लेसन है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स। बच्चों, अगर अभी तक आपने जो है अपना सिलेबस नहीं देखा है कि सेशन 22-23 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इसलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम आपके सारे चैप्टर्स एंड आपके लेसन्स कवर करा रहे हैं। तो इसलिए आप सारी वीडियोज़ को देखिए, फ़ायदा उठाइए, अपने चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तैयार करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहे। एंड हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, पढ़कर समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो चलिए बात कर लेते हैं लिहाजा की ओर, जिसके राइटर हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा है इस लेसन को, सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे कि ये किस विधा में लिखा गया है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक लेसन की, हर एक पाठ की अपनी एक अलग विधा होती है। तो अगर हम इस लिहाजा की ओर की बात करें तो इसकी जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी यात्रा का वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो इसके अंदर राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी एक तिब्बत की यात्रा की थी। वो कहाँ जा रहे थे? तिब्बत जा रहे थे और तिब्बत की यात्रा का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो लिहाजा एक जगह का नाम है। तो लिहाजा की ओर यानी जब वो लिहाजा की ओर पढ़े। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे, छोटा सा परिचय इसका जानेंगे। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें लेखक ने तिब्बत की राजधानी लिहाजा की अपनी यात्रा का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। मतलब इसमें लेखक कहाँ जा रहे हैं? लेखक जो है हमारे राहुल सांस्कृत्यायन, वो जा रहे हैं तिब्बत की राजधानी लिहाजा। तो लिहाजा कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की। तो जब वो लिहाजा की ओर बढ़ रहे थे तो अपनी जो उनकी पूरी यात्रा रही, उन्होंने इसका यहाँ पर वर्णन किया है। अब देखो, यात्रा वृत्तांत लेखन में यानी लिखने में राहुल जी का जो स्थान है वो अन्यतम है। मतलब यात्रा वृत्तांत लिखना उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें घुमक्कड़ी का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्हें घुमक्कड़ी का शास्त्र रचना और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया है। तो देखो, राहुल जी का ये मानना था कि मंजिल पर पहुंचना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि यात्रा करना है। सफ़र ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि मंजिल पर पहुंचना। और उन्होंने घुमक्कड़ी का, उनको खुद बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्होंने जो है घुमक्कड़ी का लाभ भी बताया है। विस्तार से वर्णन वो करते हैं कि घूमने के क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए, घुमक्कड़ी से क्या होता है? मनोरंजन होता है। देखो, हर एक इंसान एंटरटेन होता है अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो। ज्ञानवर्धन होता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मान लो अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो उससे आपका मनोरंजन होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, मतलब आपको नई नई नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा आप नई नई जगहों को देख पाएंगे और उनके बारे में जान पाएंगे और साथ ही साथ आप नई नई भाषाओं को सुन पाएंगे, सीख पाएंगे और संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। तो राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अलावा, मतलब अलग अलग जगहों के भौगोलिक वर्णन के अलावा वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है कि भाई जब वो अलग अलग जगह जाते थे राहुल सांस्कृत्यायन जी, तो वो देखते थे कि अलग अलग जगहों का क्या जो है जनजीवन होता है, किस तरीके से लोग ज़िंदगी जीते हैं। तो घुमक्कड़ी का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने लिखी थी अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये करके भी उन्होंने कुछ लिखा था। चलिए अभी बढ़ लेते हैं पाठ के सार की तरफ। तो इस पाठ का जो सार है यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉइंट आप स्किप करते हो तो अगर क्वेश्चन वहाँ से आपका बन जाता है तो फिर समझ में नहीं आता। क्योंकि इस चैप्टर का यही है कि इसमें नई नई जगहों के नाम हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ जगहों के नाम जो है ना, उनके वर्ड्स ही ऐसे हैं कि आपको उनको याद रखना पड़ेगा। और याद कब रहेगा? जब आप इसको ध्यान से सुनोगे। तो देखो, इस पाठ में लेखक ने नेपाल से तिब्बत की ओर जाने की यात्रा का वर्णन किया है। अब उस टाइम में क्या था कि तिब्बत को जाना भारतीयों को अलाउ नहीं था और तिब्बत जाने का केवल एक ही मेन रास्ता था। ठीक है, और वही रास्ते से व्यापार होता था, उसी रास्ते से जो है मतलब मेन वही रास्ता था। और जो भारतीय थे उनको वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी। जब फरी कलिल पोड़ का रास्ता नहीं खुला था,
ठीक है। तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तो ये व्यापारिक मार्ग था और मुख्य मार्ग भी यही था, एक ही इकलौता ही रास्ता था। इस रास्ते में जगह जगह चौकियाँ और किले बने हुए हैं और जब कोई यहाँ से निकल कर जाता था तो उसको वहाँ का टैक्स भी देना पड़ता था। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, मतलब जो जगह जगह पर चौकियाँ बनी हुई हैं, किले बने हुए थे, तो इनमें चीनी पलटन कभी पुराने ज़माने में रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ पर किसानों ने कब्जा जमा लिया है। तो ऐसे ही एक किले में लेखक ठहरा था, ऐसे ही एक किले में लेखक रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत तकलीफ़ें हैं, पर वहाँ कई बात अच्छी भी हैं। वहाँ जाति पाति तथा छुआछूत का सवाल नहीं है। तो देखो, तिब्बत की यात्रा करना इतना आसान नहीं था उस समय, क्योंकि डायरेक्ट जो है वहाँ पर जाना, इस तरीके से यात्रा करना, वो परमिशन नहीं मिली हुई थी, वो अलाउ ही नहीं था। लेकिन इसके अलावा यात्रा तकलीफ़ों भरी होने के बावजूद भी वहाँ पर कई सारी बातें अच्छी भी हैं, ऐसा लेखक ने कहा। एक तो वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत का कोई सवाल नहीं था और वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, जैसे कि हमारे यहाँ इधर की तरफ ज़्यादा लोग जो है पर्दा वर्दा करते हैं, लेकिन तिब्बत की औरतें पर्दा भी नहीं करती थी और भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में आने नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन अगर चाय पीने का मन कर रहा है या फिर आप अपने कुछ हल्का फुल्का बनवाना चाहें, तो आप जो है किसी भी घर में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। वहाँ की जो औरतें होती हैं, चाहे वो सास हो या बहू कोई भी, तो घर की औरतें आपको जो है चाय बनाकर दे देती हैं। तो जो राइटर थे वो ठंड के मौसम में वहाँ गए थे, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ये देखो, इस बार जो है गए थे वहाँ पर, वो एक भिखमंगे के रूप में गए थे, क्योंकि जो है वहाँ पर जाना परमिशन नहीं थी जाने की उस रास्ते से, इसलिए। और जो है हमारे जो लेखक थे उनको जो है लहासा की ओर बढ़ना था, उनको जाना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण कर लिया। और भिखारियों को देखो घर में जाने की परमिशन तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने चाय वगैरह अपने लिए बनवा ली। मक्खन और सोडा, नमक भी कूट कर जो है वहाँ की औरतें डाल देती थी। चलिए, जब लेखक और उसका साथी चीनी किले से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो लेखक अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके एक जो है फ्रेंड भी थे, सुमति नाम था उनका। तो सुमति के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो उनसे जो है एक आदमी राहदारी मांगने आया। यात्रियों ने दोनों चिटें उसे दे दी, ठीक है। लेखक के साथी का नाम क्या था, सुमति था, मैंने आपको भी बताया। मार्ग में उसका जान पहचान के लोग मिलते गए, क्योंकि सुमति पहले से वहाँ आता जाता था, तो रास्ते में उसको लोग मिलते गए जान पहचान वाले, और उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्यों मिली, क्योंकि सुमति साथ था और सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ पर मिल रहे थे। लेकिन जब वो लौट रहे थे तो लौटते समय घोड़े पर सवार होने के बावजूद उन्हें अच्छी जगह नहीं मिल पाई। अब उन्होंने डांडा पार करना था। देखो, डांडा क्या होता है, डांडा जो होता है तिब्बत में बहुत ही खतरनाक जगह होती हैं। तो डांडे जो है वो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह मानी जाती हैं। 16 से 17 हज़ार फीट ऊंचाई होने की वजह से उनके दोनों तरफ कोई गांव नहीं होते, ठीक है। डांडे ऐसी जगह होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं, 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, कि उनके आसपास या दोनों तरफ कोई गाँव भी नहीं होते। वहाँ कोई भी आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो जगह थी, यानी डांडे जो जगह थी, यहाँ पर डाकुओं के लिए बहुत अच्छी जगह थी ये। यहाँ किसी का खून हो जाना बहुत ही आम बात थी, क्योंकि सरकार तो इतना ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी, क्योंकि बहुत सुनसान एरिया था वहाँ पर, डांडे जो थे वो, और इसलिए डाकुओं का वहाँ पर अच्छा बसेरा हो जाता था और डाकू किसी का भी लूटपाट करके खून कर देते थे। तो ये बहुत ही आम बात थी। और हथियार का कानून ना होने की वजह से यहाँ लोग बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लिए फिरते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें जाना था लहासा की ओर। वे समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊपर खड़े थे। आप समझ सकते हैं कि समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट, 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े होना कितनी बड़ी बात होती है। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरीके की हरियाली। देखो, जब ज़्यादा ऊंचाई पर पहाड़ होते हैं या हरियाली होती है तो वो जो है ना, हरा भरा वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, ना तो ठीक से वहाँ पर बर्फ़ लगता है और ना ही वहाँ पर किसी तरीके की हरियाली दिखती है। बस ऐसे ही एक अजीब तरीके का एक वो होता है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट
सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान थे जिसे पत्थरों, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवताओं का स्थान था। आगे हैं, अब लेखक को उतराई करनी थी। अब देखो ये पहुंच गए और उसके बाद इनको उतरना था, तो लेखक का घोड़ा उस टाइम पर धीमा चल रहा था। लेखक ने समझा कि चढ़ाई की थकावट की वजह से हो सकता है वो ऐसा कर रहा हो, मतलब घोड़ा थक गया हो चढ़ाई करने की वजह से, इसलिए वो अब धीमा चल रहा हो। गाँव में सुमति इंतज़ार करते मिले। पहले तो वे देर से आने की वजह से गुस्सा हो गए, लेकिन वो फिर जल्दी ही ठंडे हो गए। उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, अब वे एक विशाल मैदान में थे। बहुत बड़ा मैदान था और वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी। यहाँ के आसपास के गांव में सुमति के बहुत से यजमान थे, बहुत से जान पहचान के लोग थे। सुमति उनको बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे बांट रहे थे अपनी जान पहचान के लोगों को। लेखक ने सोचा कि ये तो इस तरीके से 1 हफ्ता लगा देंगे, तो लेखक ने उन्हें लहासा चलकर कपड़े देने का लालच दिया कि आप एक काम करो, अब ज़्यादा यहाँ पर मत रुको, आप मेरे साथ चलो लहासा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। ठीक है, वे मान गए। वे दिन की तेज़ धूप में चलने लगे। अब देखो तिब्बत की जो धूप है वो बड़ी कड़ी मालूम होती है। तिब्बत की अधिक ज़मीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों की का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। देखो तिब्बत में जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उनको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जागीरों को, मठों को देना पड़ता है। ठीक है, मठ उस पर फिर कुछ भी करें, तो इसलिए मठों यानी विहारों के हाथ में कुछ हिस्सा ज़मीन का होता है। यहाँ मजदूर जो है बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। वहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। और क्या था वहाँ पर भाई, वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी था जहाँ पर कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई पोथियाँ रखी हुई थी। और कितनी पोथियाँ थी वो? 103 पोथियाँ थी। आगे है कि लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया। अब देखो लेखक को उनको पोथियों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, तो उन्होंने अपना आसन वहीं जमा लिया। ये पोथियाँ कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी थीं। एक एक पोथी 15 सेर वज़न से कम ना होगी, मतलब इतनी भारी थी एक एक पोथी जो थी। अब की बार लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने दिया। पिछली बार तो रोक लिया था कि मैं तुम्हें जो है कपड़े दूंगा, पैसे दूंगा, तुम चलो मेरे साथ, है ना, लहासा चलकर। लेकिन इस बार लेखक को ना इंटरेस्ट आ रहा था उन हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में। तो उनको जब पढ़ने में मज़ा आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि चलो आगे बढ़ने से अच्छा है इनको, ये जो सुमति हैं, इनको इनके जान पहचान के लोगों से मिलने दिया जाए। तो तुम अपने जान पहचान के यजमानों के पास चले जाओ, कोई बात नहीं, मिल कर आओ उनसे। तो अपना अपना सामान पीठ पर उठाकर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वे चल पड़े। फिर उसके बाद तो इस तरीके से ये लोग लहासा की ओर बढ़ रहे थे। और इसी का एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पर अपना यात्रा वृत्तांत हमारे साथ डिस्कस किया है और इस लेसन में हमें बताया है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। और इतना ही ये लेसन है जितना इसमें बताया गया है आपकी बुक में। आई होप पूरी कहानी आपको अच्छे से यात्रा वृत्तांत समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगली वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने वाली हूँ, तो उनके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।